वेलकम टू फटाफट सीरीज। आज मैं आप लोगों के साथ इकोनॉमिक्स के टॉपिक शुरू कर रहा हूं एंड आई विल बी गोइंग इन वेरी डिटेल, जहां पर मैं आप सभी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लूंगा सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दिस टॉपिक मींस, राइट। और इसमें मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर करूंगा जी, जो कि ज्यादातर पेपर में आ रही है और यही पूछी जाती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स वी विल कवर थॉरली इन दिस पार्ट, राइट। इसमें समझना क्या है जी, इकोनॉमिक्स वैसे दो प्रकार की है, एक मैक्रो होती है और एक माइक्रो होती है। क्लास 11 ट्वेल्थ में आपको दी हुई है ये, लेकिन मैक्रो समझनी है हमें, क्योंकि माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल पर डिमांड सप्लाई कर्व्स को हम समझते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, ऐसी टर्म्स है, टाइप्स ऑफ कंपटीशन। इन द केस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स यू अंडरस्टैंड अबाउट इंडिया बीइंग अ डिफेंस एस्पिरेंट। पहले तो सिविल सर्विसेज में सबसे ज्यादा इस समय इकोनॉमिक्स की, आपको अगर पता हो, वेटेज होती है, और उसी प्रकार अब डिफेंस सर्विसेज में भी इकोनॉमिक्स बढ़ चुकी है। तो मैं हर चीज को विद माय एक्सपीरियंस ऑफ द लास्ट 10 years of teaching and as well as I have prepared for the civil services, I'll make sure that आपको ये टर्म समझ आए और अच्छे से आप पेपर में स्कोर कर पाए। अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख पा रहा हूं तो क्वेश्चंस बहुत बेसिक पूछता है इकोनॉमिक्स के। जस्ट यू नीड टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। इकोनॉमिक्स इज मोर अबाउट टर्मिनोलॉजीज एंड देन एप्लीकेशन ऑफ दोस टर्मिनोलॉजीज इन डे टू डे लाइफ, राइट। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में अगर आप समझो, ये पहला टॉपिक है नेशनल इनकम, जिसमें हम जीडीपी, जीएनपी, इन्फ्लेशन, ये सब समझेंगे जी। पॉवर्टी, ठीक है जी। उसके बाद पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, राइट। देन बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सटर्नल सेक्टर, वर्ल्ड ट्रेड, ये सारी चीजें हमने इन टॉपिक्स में समझनी है। दीज आर इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग रादर, बिकॉज जब आप अखबार पढ़ते हो तो पहले इकोनॉमिक्स समझ आनी चाहिए, राइट। इकोनॉमिक्स में ये जो टर्म्स हैं, ये नॉर्मली इन्फ्लेशन इतना चला गया, कैसे मेजर किया जाता है ये समझना। पॉवर्टी इतनी बढ़ चुकी है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, तो क्या चीज है, क्या है गिनी कोएफिशिएंट, क्या है लॉरेंस कर्व, क्या है फिलिप्स कर्व, ये सारी इकोनॉमिक्स में आप सभी के साथ कवर करने लगा हूं। तो पहला टॉपिक आज का है विच इज अ वेरी फंडामेंटल टॉपिक, नेशनल इनकम। तो लेट्स बिगिन विद दिस। पहले मैं क्वेश्चंस दिखाना चाहूंगा किस प्रकार यूपीएससी हर बारी पूछ रहे इस टॉपिक से। 2014 2 में पूछा गया, 2012 1 में, मतलब हर ऑल्टरनेट ईयर्स दे हैव बीन आस्किंग दीज क्वेश्चंस। नेशनल इनकम क्या है, जीडीपी, ये चीज चेक करिए। 2021 में, 24 में क्वेश्चन आया जीडीपी डिफ्लेटर पे, और ये भी सीडीएस में। रादर इसके अलावा भी और क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। तकरीबन एवरी ऑल्टरनेट ईयर कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाया जाता है आपके पेपर में इस टॉपिक से, और फंडामेंटल है, सीएपीएफ में भी काम आएगा, सीडीएस में भी काम आएगा। आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली नेशनल इनकम हम करते क्या है, टू मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द नेशनल इकोनॉमी एज अ होल। क्लियर है। सम ऑफ द मेट्रिक्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट एनएनपी। ये सारी टर्मिनोलॉजीज अभी आपके दिमाग में बैठेंगी। क्लियर है जी। और इसके जो अभी क्वेश्चंस दिखाए, इसको एंड में हम सारे डिस्कस करेंगे और देखेंगे आपको कितना समझ आ गया, सो दैट वी आर एबल टू कवर द पीवाईक्यूज एज वेल एज द टॉपिक। तो बात करते हैं सबसे पहले जीडीपी की। आप सभी ने हर जगह पर ये सुना, जीडीपी इंडिया की बढ़ रही है। क्या है जीडीपी? पहले तो मीनिंग समझ आना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेकिन ये क्या करती है? ये मेजर करने के लिए किसको? ग्रोथ। आपने मेरे साथ ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, वैसे भी इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का कॉमन। ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, ये टॉपिक है कि ग्रोथ को मेजर करने का तरीका जी जीडीपी। ग्रोथ क्या चीज है जी? इट्स अ नैरो कॉन्सेप्ट। हम बात करेंगे व्हाई नैरो। इट्स जस्ट अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। आप सिर्फ क्वांटिटी देख रहे हो, भाई कितनी जीडीपी बढ़ रही है भारत में, कितना पैदा हुआ, ये सारी चीजें। इफ आई टॉक अबाउट द डेवलपमेंट, इट्स अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट एंड इट्स अ वाइडर टर्म। रिमेंबर दिस, इट्स अ वाइडर टर्म एंड इट्स अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट। क्वालिटेटिव समझते हैं आप सभी कि भाई क्वालिटी बेस्ड है ये चीज। ये एक वाइडर टर्म क्यों? कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है, जिसमें आप ग्रोथ भी ले रहे हो, जीडीपी पर कैपिटा भी ले रहे हो, इसमें आप एजुकेशन को भी ले रहे हो, इसमें आप हेल्थ को भी ले रहे हो, और तब जाके हम समझ पाते हैं कि डेवलपमेंट है क्या। ग्रोथ सिर्फ ये नहीं कि आप पैसे कमा रहे हैं, इट्स नॉट ओनली दिस थिंग। यू शुड बी हैविंग अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ओवर देयर।
you should be having a good health, you should be having a good education, all these things. तो जीडीपी पे वापस आते हैं जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या चीज है जी, जीडीपी। और फिर दूसरा टर्म हमने इसको कंपेयर किसके साथ करना है, जीएनपी के साथ। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज बेसिकली द टोटल और मार्केट वैल्यू, फाइनल मार्केट वैल्यू ऑफ किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री इन 1 ईयर। इन द कंट्री मीन्स टेरिटरी ऑफ इंडिया। जो भी गुड्स पैदा हो रहे हैं, फोन पैदा हो रहे हैं, मोबाइल बन रहे हैं, जो उसके अलावा वॉच बन रही है, कुछ भी बन रहा है, उन सभी की जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू, उन सभी को ऐड करके हम बात करेंगे जीडीपी है। अभी पॉज करके मोबाइल में चेक करिए व्हाट इज द जीडीपी ऑफ इंडिया, इट विल कम इनटू इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स की इतने हजार करोड़ और इतने बिलियन डॉलर्स हमारी जीडीपी। मतलब क्या, सभी की वैल्यू टोटल कर दी, उसको हमने कह दिया ये जीडीपी। क्लियर है? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज, सर्विसेज लाइक एजुकेशन, आई एम गिविंग अ सर्विस, तो इसके आप बदले पे कर रहे हो। इसी प्रकार अगर आप चेक करो, देर आर लॉट मेनी अदर सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, यू गो टू होटल, यू स्टे देयर, दैट इज ऑल्सो सर्विस, उसकी भी कीमत है, तो उसकी मार्केट वैल्यू को भी ऐड करना है। तो सारा इस देश के अंदर जो भी पैदा हो रहा है उसकी वैल्यू। यहां पर टेरिटरी को भी समझना बहुत जरूरी है। टेरिटरी डज नॉट ओनली मीन इन द इंडिया, देर आर सर्टन एक्सेप्शंस आल्सो, लाइक इफ आप सभी को पता होगा नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरिटोरियल सी है। जो यहां पर भी पैदा हो रहा है, फिश पकड़ी जा रही है, कुछ भी, तो वो जीडीपी में काउंट होगी टिल 12 नॉटिकल माइल्स। इसके अलावा अगर कोई इंडिया की एम्बेसी है यूएस में और वो काम कर रही है, उसके बदले उसको पेमेंट मिल रही है, तो ये जो है ये भी जीडीपी में काउंट होगा, क्योंकि ये जो टेरिटरी ऑफ इंडिया में ही मैं गिनूंगा किसको, ये जो एम्बेसीज है इन अदर कंट्रीज। इसके अलावा अगर कोई एरोप्लेन है जो जो उड़ना, जो इंडिया की कंपनी है और ये सर्विस दे रही है बाहर, यहां से यहां जाना ब्रिटेन, या ब्रिटेन से यूएस जाना, तो ये जो है इसकी वैल्यू वो भी जीडीपी में काउंट होगी। क्लियर है जी? एक और चीज, ये तो समझ आ गया, टेरिटरी का मैंने बताया कि टेरिटरी को डिफाइन किया कि ये भी टेरिटरी में गिना जाएगा, ये भी। अगर कोई बाहर की कंपनी इंडिया में प्लांट लगा रही है, जैसे एप्पल के आईफोन ना अब इंडिया में बनने शुरू होने हैं, ऐसी खबर है, तो एप्पल कंपनी जो बनाएगी फोन, जो भी चीज, उसकी जो वैल्यू है वो जीडीपी में काउंट होगी, बिकॉज इट इज नॉट कंसर्न्ड अबाउट हु, इट इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट वेयर। जीडीपी is only concerned about where, right? And it's basically a territorial concept. Now if I'm talking about GNP, gross national product, it is about who, nationality, value of goods and services produced by nationals in 1 year। अब यहां पर एक 1 ईयर भी डिफाइन कर दूं भाई, क्योंकि 1 ईयर है क्या, यहां पर एक साल का मतलब है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक जो भी पैदा हो रहा उसको मैं गिनूंगा, दैट विल बी फाइनेंशियल ईयर। ये भी 1 ईयर वहां से शुरू होता है, ये भी पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर। एक और चीज, जीडीपी में मैंने कहा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब क्या है यार, अगर मैं बिस्किट बनाने का काम करता हूँ, बिस्किट की कीमत मैंने डाल दी, इसमें हो सकता है जब आप पहले वीट पैदा करो, वीट से बन रहा आटा, आटा भी डाला, शुगर भी डाली, ये सारा कुछ डाला, तो आटे की वैल्यू अलग, शुगर की वैल्यू, इनको मैं ऐड नहीं करूंगा। फाइनल प्रोडक्ट जो बना बिस्किट फॉर कंजम्पशन, उसको, उसकी वैल्यू लूंगा गुड्स की, नॉट दीज। लाइक गाड़ी में टायर लगे हुए हैं, अगर वो टायर गाड़ी में लगे हुए आ रहे हैं तो गाड़ी की फाइनल वैल्यू लूंगा, टायर की वैल्यू इंडिविजुअली नहीं लूंगा यहाँ। समझ आई बात? सो ये भी चीज समझ आनी चाहिए अबाउट जीडीपी एंड जीएनपी। इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल, वर्ड फाइनल हैज अ इंपॉर्टेंस, goods and services produced within a geographical boundary regardless of the nationality, it is not concerned about nationality, boundary के लिए concerned है of individual or firm। like example दिया, जैसे कार है, जापानीज कंपनी है मित्सुबिशी,
राइट? और होंडा, वो अगर गाड़ियां इंडिया में बना रही हैं और उसकी वैल्यू को मैं जीडीपी में काउंट करूंगा। I hope everybody is clear. And in the case of GNP, it is about nationals of a country, irrespective of the boundary. वहां पे irrespective of the nationality है, यहाँ पे irrespective of the boundary। ये समझ आ गया जी, फर्क समझ आना चाहिए। अब इनका आपस में रिलेशन भी अगर मैं बात करूं, आप खुद सोचिए, जब मैं जीएनपी की बात कर रहा हूं और जब मैं जीडीपी की बात कर रहा हूं, कौन सी वाइडर टर्म है? जीडीपी में देश के अंदर कोई भी पैदा कर रहा है, लेकिन अगर मैं जीएनपी की बात करूं, देश के अंदर तो है ही नेशनल्स, क्योंकि नेशनल तो वहीं के हैं, नेशनल बाउंड्री है जी। लेकिन इसके अलावा कुछ फॉरेन नेशनल्स भी तो काम कर रहे हैं। लाइक फॉरेन नेशनल्स कह रहा हूँ, इंडिया के कुछ यूएस में काम कर रहे हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है, कोई सऊदी अरब में कर रहा है, उसको भी तो मैं जीएनपी में, क्योंकि नेशनलिटी आज भी इसकी इंडियन है, तो इसको भी मैं जीएनपी में ऐड करूंगा। राइट, जीएनपी में है ये, तो मैं कहूंगा कि जीडीपी जो देश की बाउंड्री है इसमें प्लस फॉरेन नेशनल्स, उसको कहूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे नेट वर्ड का भी मतलब है जी, क्योंकि आपके दिमाग में होगा यार, जब आप देश के अंदर करो, कुछ बाहर की कंपनीज भी तो हैं, उसको भाई निकालूंगा और बाहर वाले ऐड करूंगा, तभी तो नेट लिखा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आई होप एवरीबडी इज वेरी क्लियर अबाउट जीएनपी and GDP terminology. Now we will cover another aspect, what is NNP and what is NDP। है कुछ नहीं जी, सिर्फ नाम है। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट होगा क्या? जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन, जो चीज की वैल्यू हर दुनिया में चीज जो है ना विद टाइम डेप्रिशिएट करती है। इसका मैंने एग्जांपल अगर मैं लूं ना, इस साल अगर आपको पता हो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत नीचे गिर चुकी है स्टॉक्स में हर जगह पे, क्योंकि लोगों ने गाड़ियां खरीदी नहीं 2024 में, पैसे ही नहीं थे। तो अगर वो 2024 की गाड़ियां बनी है, वो 25 में ये नहीं कहते कि 2025 मॉडल, वो 2024 मॉडल रहेगा, हालांकि यूज भी नहीं हुई, बट देन दीज कंपनीज हैड टू सेल। अभी अभी आप अगर चेक करो, ये पिछले 2-3 महीने में सभी कंपनीज ने ना सेल लगाई थी कि आप इतने में खरीदो। थार का भी, रॉक्स भी आई है, इससे पहली जो थार है उसका भी रेट नीचे गिराया गया। तो कहने का मतलब, विद टाइम द थिंग्स विल डेप्रिशिएट। आप नया घर बना के रख दो, 1 महीना 2 महीने 3 महीने के बाद अगर आप बंद रखे हो इसको, तो भी ये डिटीरियोरेट होगा, इसकी वैल्यू डिटीरियोरेट होगी जो घर बनाया ना, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ छेद होने शुरू हो जाएंगे दीवार में, विद टाइम चीजें खराब होनी शुरू होती हैं, क्योंकि एजेंट ऑफ इरोजन लग रहा है। तो डेप्रीसिएशन वो चीज है जी, उसकी वैल्यू माइनस करोगे, तो जीएनपी माइनस डेप्रीसिएशन इज एनएनपी। इसी प्रकार एनडीपी, जीडीपी माइनस डेप्रीसिएशन, अल्टीमेटली डेप्रीसिएशन निकालना है, तो वो आपका आ जाएगा एनडीपी और जीएनपी। क्लियर हुआ जी? अब मेरे को एक और चीज बतानी है जी, what is real price, what is factor nominal price, then we will go to another। क्योंकि आपको ये भी समझना, स्लोली स्लोली मैं ये वर्ड्स यूज करूंगा, जीडीपी एट रियल प्राइसेस, जीडीपी एट नॉमिनल प्राइसेस, हर एक चीज में एनएनपी एट रियल प्राइसेस, एनएनपी एट नॉमिनल प्राइस। एक हम बात करेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। पहले इनको समझते हैं, रियल और नॉमिनल का मतलब क्या है। यार ग्रोथ की अगर मैं बात भी करता हूं, हाउ डू यू अंडरस्टैंड ग्रोथ? इट्स बेसिकली a comparative term, you are comparing, right? So when you are taking up the nominal word means, याद रखिएगा करंट। मैंने जीडीपी की फिर से डेफिनेशन, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। मार्केट वैल्यू कौन सी? अगर इस साल की लिया और आज की मैं जीडीपी काउंट कर रहा हूं, करंट प्राइसेस को ले रहा हूं, तो दैट विल बी एट जीडीपी एट नॉमिनल प्राइसेस, राइट? But if I am taking the value of those goods and services produced in the country with respect to some base year 2011-12, ये भी याद रखिएगा, उस समय जो प्राइसेस रखी गई हैं हर चीज की, अगर कुछ बिस्किट पैदा हो रहा है उसकी जो प्राइस थी उस समय 10 रुपए, आज हो सकता है 20 रुपए हो, तो नॉमिनल प्राइस तो 20 रुपए के हिसाब से मैं टोटल करूंगा। लेकिन ये जो 10 रुपए आज उस समय की प्राइस थी, कमोडिटीज तो आज है, एक्स कमोडिटीज हैं, वो भी एक्स है, लेकिन इसकी प्राइस मैं विद रिस्पेक्ट टू दैट ईयर लूं,
उसको कहा जाता है जीडीपी एट रियल प्राइसेस। बेटर कौन सा, रियल। क्यों? क्योंकि यार नॉमिनल, आज की बात करो, क्या पता आज कोविड आया हुआ है तो प्राइसेस तो वैसे बढ़ी हुई हैं। लेकिन अगर आप पीछे एक बेस ईयर आपने चुना भी, ऐसा जाता है यार, बेस ईयर चुना कैसे जाता है ये भी समझना पड़ेगा। हाउ डू वी अंडरस्टैंड व्हाट विल बी द बेस ईयर। सपोजली पिछले 5 साल हुए हैं, आपको इन 5 सालों में से कौन सा गिनना है। एक साल था जब बहुत वॉर्स हुए हमारे देश में, इंडिया पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, ये चीजें हुई, तो वॉलेटिलिटी रही, प्राइसेस बढ़ी कुछ चीजों की, कुछ ऐसा। अगला साल आया, ड्रॉट बहुत हुआ। एक साल ऐसा था जिसमें बिल्कुल काम कंडीशंस रही, सब कुछ ठीक था। फिर अगला कोविड आ गया। तो यार आप कहो इसके मुकाबले आज ग्रोथ, तो ये तो एक, इनको कंपेयर भी नहीं कर सकते आप। दीज आर नॉट कंपेरेबल। तो वी हैव टू टेक सम बेस ईयर, दैट द वन ईयर विच वाज अ वेरी नॉर्मल, पिछले 2-3 साल तक नॉर्मल ही रहा, उसको मैं बेस ईयर ले रहा हूँ। उस हिसाब से 2011-12 लिया। अगर आने वाले टाइम पे कल को भी बेस ईयर लेना होगा सरकार ने, कभी भी नहीं हो सकता कि 2020-21 वाला लें, कोविड वाला, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत थी यार, चीजें चेंज हो रही थी, कभी प्राइसेस बढ़े कभी कम हुए, कुछ भी हुआ। यू कांट टेक ना, ये जो साल है 2025 या 24 ले सकते हो। क्यों? क्योंकि यार 24 में इलेक्शन हुए हैं, इलेक्शन के कारण कई चीजें चेंज होती हैं, मार्केट वैल्यू बढ़ती है कम होती है, कुछ स्टॉक मार्केट पे भी अगर आप चेक करो चीजें बहुत हड़बड़ होती है इकोनॉमी। तो आप बेस ईयर वैसा लोगे विच इज अ वेरी नॉर्मल, और उसकी प्राइसेस के हिसाब से अगर आप काउंट कर रहे हो तो वो आपको सच बताएगा। तो दैट इज जीडीपी एट रियल प्राइस एंड जीडीपी एट नॉमिनल प्राइस। क्लियर हुआ जी? इसको अच्छे से पढ़िए। आप क्या करें, करंट ईयर प्रोडक्शन के फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को इस समय जो प्राइस है उसके हिसाब से, और रियल जीडीपी में आप बेस ईयर प्राइसेस ले रहे हो, जिसको आप कांस्टेंट प्राइसेस कह देते हो। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस थिंग। और आदर ये रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी काम आएगा आगे, और हकीकत में रियल जीडीपी ही हमारा बेटर चीज है जो हमें समझना। अगर आप समझ पाओ, एक होता है जीडीपी डिफ्लेटर, रिमेंबर दिस वर्ड, व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेटर। इट इज बेसिकली करंट प्राइसेस, क्योंकि इस समय महंगाई है, कुछ भी इस समय जो भी हालात हैं, डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी, क्योंकि ये आपने बेस ईयर ले रखा, उसके हिसाब से देखना ना, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द कंट्री at that prices, at the present prices in 200. So basically it is an इन्फ्लेशन को काउंट करने के लिए काम आता है जीडीपी डिफ्लेटर। और ये जीडीपी डिफ्लेटर हम कंपेयर करेंगे ना जब सीपीआई या डब्ल्यूपीआई से, इसको बेहतर भी माना जाता है। बेहतर इसलिए क्योंकि यार इसमें देश में जो भी पैदा हो रहा है इस समय आज, तो उसको काउंट किया जाएगा। लेकिन ये जो है ना, इनमें सेट बास्केट है कि 700 आइटम्स है तो इन्हीं 700 आइटम्स को लेना। आज नई चीज हुई है वो एडेड ही नहीं है। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर। एवरीबडी गॉट इट। आई होप नॉमिनल और रियल जीडीपी क्लियर हुआ। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है। अब मैं बात करूंगा दूसरा, कौन सा, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। फिर से मैं बात कर रहा हूं, मैं बिस्किट पैदा करने का काम करता हूं, बिस्किट बनाने का काम करता हूं, और मेरी फैक्ट्री है। मैं इसमें आटा लगा जिसको फ्लोर कहते हैं, उसके अलावा मीठा भी लगा, चीनी, शुगर, लेबर लगी, राइट। ये सारी कॉस्ट पड़ रही है, लेबर, लैंड जहां पे बन रहा है उसकी कीमत, फिर कैपिटल, और फिर एंटरप्रेन्योरशिप। इन सभी को मिला के मैं बिस्किट का प्राइस बना दिया 10 रुपए फैक्ट्री के अंदर जो लगा मेरा। तो दिस इज फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? अब ये चीज जब मार्केट में पहुंचेगी दोस्त, तो उसके ऊपर सरकार टैक्स लगाती है, और वो लगाती कौन सी है, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इस पे भी पूरी बात करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस बात कर रहा है, डायरेक्ट नहीं। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जब आप टैक्स, जो टैक्स हम पे कर रहे हैं लेकिन आप वो पे सरकार को सीधा नहीं कर रहे। अगर सीधा कर रहे हो तो वो डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ऑल ऑफ दीज आर द वन विच आर बीइंग पेड बाय यू टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, आप कहीं ढाबे पे जा रहे हो, खाना खा रहे हो, उस पे ऊपर 5% जीएसटी लग रहा है, तो आप किसको दे रहे हो, दुकानदार को। तो वो वहां से फिर सर जाएगा। सो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करूंगा, और सरकार ने यहाँ पर लगाने को फैक्ट्री, हो सकता है सरकार ने कुछ छूट दी हो, गैस की सब्सिडी दी हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा।
तो माइनस सब्सिडीज भी करूंगा। तो ये हर जगह पे फॉर्मूला काम आना, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट, माइनस सब्सिडीज, and that will give you the market price. So GDP at market price is equal to GDP at factor cost plus indirect taxes minus subsidies. NDP at market price is equal to GDP at NDP at factor cost plus indirect taxes minus वो सेम, एवरीथिंग सेम, बस ये फॉर्मूला, और वो भी फॉर्मूला लॉजिकल है, कुछ रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। आशा है कि सभी को फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस भी समझ आ गया। अब ये भी टर्म्स पूछी गई हैं तो मैं बता रहा हूँ। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है जी? ट्रांसफर पेमेंट का मतलब है आप जो सरकार जो पैसे दे रही है ना, उसके बदले कोई सर्विस नहीं उसको मिल रही, ना कोई गुड मिल रहा। एग्जाम्पल, सरकार पेंशन देती है, उसके बदले कोई सर्विस तो नहीं ले रही, या स्कॉलरशिप्स देती है, उसके बदले कुछ नहीं। ये ट्रांसफर पेमेंट्स में आता है। मेड बाय द गवर्नमेंट टू इंडिविजुअल्स फॉर विच देयर इज नो इकोनॉमिक एक्टिविटी produced in return by these individuals, for example, old age pensions and the scholarships. I hope everybody is clear. Now coming to the national income, again we will go back जो भी हमने पढ़ा। नेशनल इनकम को वैसे ही याद रखना, होता क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट्स इट। जस्ट रिमेंबर एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम। अब इसके रिलेशन जितने मर्जी बना दो, याद यही रखना है, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। अब मैं इसको कहूंगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज। तो बात तो वही है, वो फॉर्मूला ही लगाया। अल्टीमेटली आपको ये याद रखना, एट फैक्टर कॉस्ट होता, उसको नेशनल इनकम कहते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल इनकम क्या जी? ऑल इनकम, सब कुछ, ट्रांसफर पेमेंट ऑफ व्हिच इज रिसीव्ड बाय द इंडिविजुअल्स इन अ ईयर। पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स, ये दोनों का एड अप होगा पर्सनल इनकम। एम आई क्लियर टू यू? आई होप नेशनल इनकम भी समझ आ गया जी, और ये पर्सनल इनकम भी। तीसरा, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, सीधा याद रखना, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम टैक्स टुक्स निकाल के जो आपकी आपके हैं, हम उसी को ही अपना मानते हैं ना यार। जो मेरे सेविंग में भी हो सकते हैं, मैंने एफडी करा रखी, उसमें डाल रखे अपने अकाउंट में, और जो मैं खर्चा कर सकता हूँ, क्लियर, कंजम्पशन पे जो खर्चा कर रहा हूँ प्लस सेविंग्स, इज बेसिकली व्हाट, दिस डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। आइए जरा पीवाईक्यू दिखाऊं, 2019-2 में पूछा गया, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है क्या? इट इज बेसिकली पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय द हाउसहोल्ड्स, प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट सेक्टर्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, ये कुछ नहीं है। प्राइवेट इनकम माइनस टैक्सेस, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस माइनस, ऐसा कुछ नहीं है भाई, यही होगा आपकी पर्सनल इनकम माइनस टैक्सेस पेड बाय द हाउसहोल्ड्स। उसके बाद ही आपके पास पैसा आएगा ना, जो आपकी इनकम आ रही है उसमें से आपने टैक्सेस निकाल दिए, अब रह क्या गया, आपके पास पैसे सेविंग्स होंगे, या जो आप खर्चे कंजम्पशन में कर रहे हो, दोनों को ऐड करो, उसको कहा जा रहा है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये तो हमने समझी डेफिनेशन। मेजर करने के तीन तरीके हैं जी, वैल्यू एडिशन मेथड, कंजम्पशन मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये भी समझना यार, जीडीपी जब आप कैलकुलेट करते हो ना एट मार्केट प्राइसेस, क्लियर है, एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, इट फोकसेस ऑन सप्लाई साइड ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कौन कौन सी चीजें नई इंक्लूड की जाती है। अगर कोई सेकंड हैंड आइटम है, उसकी थोड़ा जीडीपी में कहीं पे पता भी नहीं चल रहा, सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड आइटम्स विल नेवर बी काउंटेड, क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ये पैदा ही नहीं हो रही है। तो पहले की एग्जिस्ट कर रही थी, लेकिन उसकी फिर से हो रहा है, तो दिस इज नॉट इंक्लूडेड। इलीगल एक्टिविटी से जो आप पैसे कमा रहे हो, रिश्वत हो गया, कोई धंधा, मतलब आप नशे कुछ भी ऐसा बेच रहे हो, वो इलीगल हुई, विच इज नॉट इन पब्लिक, तो वो भी जीडीपी में नहीं काउंट होगा। नॉन इकोनॉमिक गुड्स लाइक एयर एंड वाटर, ट्रांसफर पेमेंट, स्कॉलरशिप्स भी काउंट नहीं होंगी इन द प्रोडक्शन, राइट। क्या क्या होंगी, विच आर सोल्ड इन द मार्केट, विच आर नॉट सोल्ड बट सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड दीज थिंग्स। Another gross value addition, it is basically the value of output less the value of intermediate consumption। क्योंकि यार इंटरमीडिएट, अब मैं बिस्किट बना रहा हूँ, तो ये फाइनल आउटपुट की कीमत ले रहा हूँ, उसमें मैं ये
आटा, ये सारी कीमत अल्टीमेटली इस हिसाब से निकालूंगा ना, समझ गए? तो प्रोडक्शन टैक्सेस एक्सक्लूड प्रोडक्शन सब्सिडीज ऑन दिस कमोडिटीज। इनकम मेथड में आता है लैंड, लेबर, कैपिटल और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यही होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, और इसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और फैक्टर इनकम्स कौन कौन सी होती है, राइट? इसको फैक्टर पेमेंट कहते हैं। वेजेस देने हैं, जो उधार ले रखा है उसका इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, डिविडेंड, indirect taxes minus subsidies plus depreciation, that is the formula in the income method। अपने को कुछ नहीं याद रखना जी। और दूसरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 4 एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर मेथड। सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया जो हाउस होल्ड देंगे, उसके बाद इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया टू इट्स कैपिटल स्टॉक हो गया इन अ गिवन टाइम पीरियड। आई हो गया CIG, जी इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर परचेज बाय द गवर्नमेंट। और फिर एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, ये वैसे ही फॉर्मूला याद है, CIGXIM। ये है जी एक्सपेंडिचर मेथड। इस पे कोई घबराने का नहीं, ना अपने को समझने का, जितना समझ आ गया मोर देन इनफ। अब जरा डिफ्लेटर भी मैंने आपको बता ही दिया, ऊपर रियल जीडीपी नीचे होगा, ऊपर नॉमिनल कॉस्ट होगा। इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली, क्योंकि ये जो बास्केट है ये फिक्स नहीं है। और याद रखना बेस ईयर 2011-12 ही है। और एजेंसी कौन सी है ये जो मेजर करती है, एनएस, ये जो है अपने सारे जीडीपी, एनएसओ, राइट? रीसेंट डेवलपमेंट 2004-5 था पहले, अब 11-12 हमारा बेस ईयर। और सेक्टर वाइज एस्टिमेट्स ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट बेसिक प्राइसेस इंस्टेड ऑफ अर्लियर फैक्टर कॉस्ट, इंस्टेड ऑफ अर्लियर कांस्टेंट प्राइसेस नाउ मार्केट प्राइसेस पे। ये चीजें क्या नुकसान है? क्या जीडीपी सच में हमें प्रॉपर बताता है? नो, it is not able to tell you what is the gender disparity there, that will never be indicated, does not measure sustainability of growth, क्योंकि ग्रोथ में भी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट को तो फैक्टर को रखा ही नहीं हुआ। इससे हमें ये भी नहीं पता चल रहा कि यार ये इंक्लूसिव ग्रोथ हो रही है कि कैसी ग्रोथ हो रही है, क्योंकि मे बी सर्टेन पीपल हु आर वेरी वेल ऑफ, दे आर प्रोड्यूसिंग लार्ज, उसको हम जीडीपी में काउंट करें, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। सो कंडीशन ऑफ पुअर इज नॉट इंडिकेटेड है। अगला, और जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा यार इन्फ्लेशन भी बढ़ता है, और उसके कारण मरता कौन है? गरीब। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं पता चलती। और आखिरी चीज, अदर इंटेंजिबल्स जिसको आप देख नहीं सकते, लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसको टच नहीं कर सकते, लेजर, दे आर नॉट इंक्लूडेड। सो कहीं ना कहीं जीडीपी एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है भी नहीं। रादर एक नया कंसेप्ट पार्था दास गुप्ता कमेटी ने दिया था कि भाई आप ग्रीन जीडीपी मेजर करिए, आप प्रोडक्शन की बात करें, लेकिन एनवायरनमेंट कितना डिग्रेड हो रहा है उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। और उस पे क्या कीमत लगेगी कल को इसको साफ करने। आप पानी यूज करें, पानी में पोल्यूशन करते जा रहे हो, यू आर नॉट इंक्लूडिंग दैट पार्ट देयर। सो इट इज जीडीपी माइनस वैल्यू ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, राइट? Cleaning up pollution, avoiding further environment damage, all these things are not included. I hope everybody is clear what is growth and how this GDP is measured. Now talking about the development part. डेवलपमेंट एस्पेक्ट याद रखना, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट वाला आइडिया ना, ये कहीं ना कहीं हमारे इधर भारत और पाकिस्तान की तरफ से है, क्योंकि ये जो इंडेक्स देने का श्रेय दिया जाता है डॉक्टर महबूब उल्लाह का। आपकी ज्योग्राफी की किताब में लिखा हुआ है इनका नाम, और यहाँ पे क्वेश्चन भी आ चुका। ही वॉज द वन हु वॉज अ मेन ब्रेन चाइल्ड हु गेव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इनके साथ डॉक्टर अमर्त्य सेन, भारत के पहले नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन, ही वाज द वन हु गेव दिस होल कॉन्सेप्ट। इनके साथ द डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स इनका काम था। इन्होंने कहा कि यार ग्रोथ से आप कभी भी नहीं डिसाइड कर सकते उससे वो देश प्रगति पे है या देश के लोग खुश हैं या देश में है क्या। अगर मेजर करना है तो डेवलपमेंट होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि आप जीडीपी जीएडपी की बात करो। देयर आर 3 डायमेंशंस, वन इज हेल्थ, वहां पे लोगों की हेल्थ कैसे है, वहां पे एजुकेशन कैसी है, और लिविंग स्टैंडर्ड कैसे है। इन 3 चीजों को मिला के आप डिसाइड कर सकते हो
ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है या नहीं। और वहां पर हेल्थ को मेजर करने का इन्होंने रास्ता बताया, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एजुकेशन का बताया मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग। देन ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। ये क्या है, 4 इंडिकेटर्स हैं, इनके हिसाब से एचडीए इंडेक्स निकाला जाता है। हर साल अक्टूबर के महीने के आसपास हमारी रैंकिंग आती है एचडीए इंडेक्स की, सुनी होगी सभी ने, करंट अफेयर्स कभी पढ़े होंगे तो। ये क्वेश्चन है जी, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट किसने दिया, डॉक्टर महबूब उल्लाह। इसी प्रकार नॉट अ डिमेंशन, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ इज देयर, नॉलेज इज देयर, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी है। ये बैंकिंग बुकिंग वाला नहीं था उसका, तो सी आंसर था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन इयर्स ऑफ स्कूलिंग, एक्सपेक्टेड इयर्स ऑफ स्कूलिंग, मोर्टेलिटी रेट कहीं नहीं दिया। ये भी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में ना पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वहां पर बताया हुआ है, और वो क्या है, सी पे याद रखिएगा जी, सस्टेनेबिलिटी, एम्पावरमेंट, इक्विटी, प्रोडक्टिविटी। निमोनिक भी आपको बता दिया, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई, अभी दिखा रहा हूँ, सेम क्वेश्चन 2023 में, पहले 2020 में। सस्टेनेबिलिटी, इक्विटी, एम्पावरमेंट और प्रोडक्टिविटी, ये कहीं नहीं दिया हुआ ना, आप ढूंढते रहे जो कहां से पढ़ना था, क्या था। एनसीईआरटी इज द सोर्स फ्रॉम वेयर दिस क्वेश्चन हैज बीन टेकन। ये एनसीईआरटी का ही पेज का स्नैपशॉट खींचा है, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, एम्पावरमेंट और प्रोडक्टिविटी। अब एक और इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आता है और ह्यूमन हैप्पीनेस इंडेक्स भी अब आता है, अगर आपको पता हो। और ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स दिया, पता है किसने, हमारे पड़ोसी देश भूटान ने। इनके पास कोई ज्यादा अमीरी नहीं है, इनके पास ज्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं है, बट व्हाट दे हैव इज हैप्पीनेस। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, हैप्पी हों लोग तो वो बेटर है जी। यहाँ पर यही बताया गया, क्या पिलर्स हैं, सस्टेनेबल इक्विटेबल डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस हो, लोगों को विश्वास हो गवर्नेंस पे, अच्छा हो, क्लियर है, और इजीली सरकार उनके काम करे, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन और कल्चरल प्रमोशन हो। अगर ये 4 चीजें हैं तो वो हैप्पीनेस इंडेक्स पे है। इस पर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं जी, इंडस्ट्रियल, क्लियर है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री परफॉर्मेंस, एनएसओ देता हर महीने, ये भी याद रखना, सेम है 2011-12, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज है मैन्युफैक्चरिंग, फिर माइनिंग और फिर इलेक्ट्रिसिटी। ये भी पक्का याद रखिएगा जी, आईआईपी सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आईएएस में 2 बार ही क्वेश्चन आ चुका, अब सीडीएस सीएफएफ में भी आने के बहुत चांसेस है, स्टेट पीसीएस में भी आने के बहुत चांसेस है। कोर इंडस्ट्रीज 8 है, कौन कौन सी ये हमें याद करनी है, और ये दिया किसने है, इकोनॉमिक एडवाइजर टू डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। यहाँ पर अगर आप चेक करो, सबसे ज्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का, उसके बाद आता है 17 पॉइंट ये या 19 पॉइंट ये, राइट, और वो कौन सा है जी, इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के बाद स्टील, राइट, ये हो गया, स्टील हो गया, 17 के बाद अपना 10 पॉइंट सी, ये हो गया। कोल के बाद अपना आता है फिर सी, क्रूड ऑयल, और फिर यू कैन से नेचुरल गैस, और फिर 5.37 अपना हो गया सीमेंट, और फिर फर्टिलाइजर्स। यही है 8, बिल्कुल, रेस्क्यू याद रखिएगा, और सीएनसी, सीएनजी सुना, सीएनसीएफ, ये ऑर्डर ही मैंने बता दिया, रेस्क्यू RESC, उसके बाद फिर CNG की जगह फिर जी की सी डलता है, FG याद रहेगा, मेरे हिसाब से तो मेरे को याद रहेगा, सबसे ज्यादा रिफाइनरी है, उसके बाद ये अपना इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बाद S फॉर स्टील है, उसके बाद C फॉर क्या है, क्रूड ऑयल, बिल्कुल, ये पक्का याद रखिए। क्यों, अगर आपने पिछला पेपर देखो, अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन जब इन्फ्लेशन का बात करूंगा, तो डब्ल्यूपीआई में किस किस का क्या क्या परसेंटेज है उसको बनाया गया। कल को ये भी कह सकते हैं कि इस आईआईपी इंडेक्स में रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आर द हाईएस्ट वेटेज, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इज एवरीवन क्लियर? सो डू रिमेंबर दिस, 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, कौन कौन सी, यही पूछ सकता है। रेस्क्यू, CNCF, CNG याद रखिए, फिर F,
अब जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं PYQs। वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री एंड देयर प्रॉपर्टी वेदर ऑपरेटिंग विद इन द टेरिटरी और आउटसाइड। तो भाई सीधी बात है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होगा। क्लियर है जी, क्योंकि आउटसाइड इनसाइड दोनों ले रहे हैं। अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज इन इट्स पर कैपिटा जीडीपी एंड इट्स जीडीपी मस्ट बी ग्रोइंग। अगर मैं बात कर रहा हूँ यार, जीडीपी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन है, बढ़ तो तभी सकती है अगर जीडीपी बढ़ रही है, पॉपुलेशन अगर कम हो रही है या तो। पर यहाँ पर अगर हम लें आइडली पॉपुलेशन को हम ग्रोइंग में ही रखेंगे, तो मेरे हिसाब से यही होगा। ठीक। इफ अ कंट्री इज एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव इन्फ्लेशन इट्स जीडीपी मस्ट बी डिक्रीजिंग। राइज इन जीडीपी कैन बी लो, बट अगर नेगेटिव इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन कम हो रहा है, तो क्या जीडीपी मस्ट बी डिक्रीजिंग होना चाहिए? यू कांट बी वेरी श्योर अबाउट दिस थिंग, राइट? क्योंकि जब जीडीपी नीचे गिर रही है तो तब इन्फ्लेशन नीचे गिर रहा, प्राइस नीचे गिर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। लेट्स गो विद दिस बोथ 1 एंड 2। क्वाइट टिपिकल क्वेश्चन, प्लीज कमेंट में करिएगा। नेशनल इनकम क्या चीज इग्नोर करेगा? सेल्स ऑफ अ फर्म ठीक है जी, सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज ठीक है, एक्सपोर्ट्स ऑफ आईटी, बट सेल ऑफ लैंड नहीं। क्योंकि सेल ऑफ लैंड फिर ओनरशिप किसी और को सिर्फ ट्रांसफर ही की गई है ओनरशिप, उसकी वैल्यू कोई गुड और सर्विस तो नहीं पैदा हुई। तो सेल ऑफ लैंड विल नेवर बी अंडर नेशनल इनकम, याद रखिएगा। गुड क्वेश्चन। अगला, रियल जीडीपी कैलकुलेटिंग बाय वैल्यूइंग आउटपुट्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स एट कॉमन प्राइसेस। Potential GDP is the real GDP that the economy would produce if its resources were fully employed। बिल्कुल potential है कि नहीं? Nominal GDP is calculated by valuing outputs of different years at constant prices। This is wrong। Nominal कभी भी नहीं हो सकता at constant prices, वो तो real GDP होगा। Nominal means current prices, इस समय के जो prices हैं उसके हिसाब से। So I will go with the C option here in this question। अगला बिल्कुल ठीक है। GDP divided by population will be real GDP per capita। GDP deflator captures the average price of an unchanging basket of the commodities that constitutes the GDP of the country। Absolutely correct। Can be used to measure the real GDP of an economy, but not the inflation rate। क्लियर है जी? अनचेंजिंग बास्केट, ये जो चीज है, बास्केट चेंज हो सकती है, गलत है। अभी तो मैंने आपको बताया जीडीपी डिफ्लेटर में कुछ भी पैदा हो रहा है उसको लेंगे, पर डब्ल्यूपीआई सीपीआई में सेट बास्केट है, और डिफ्लेटर से हम रियल जीडीपी निकालते हैं, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी को मिला के हम डिफ्लेटर निकालते हैं, तो ये भी गलत है जी। और इन्फ्लेशन रेट ही तो निकलता है उससे। सो दोनों गलत है, डी ऑप्शन होना चाहिए। ये भाई टेलीग्राम का लिंक देख लीजिएगा, इस पर आपको काफी सामान मिलता रहेगा। अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है इस टेलीग्राम पे जुड़िएगा जरूर। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा, नेशनल इनकम पे। इंपोर्ट्स आर सब्ट्रैक्टेड टू कैलकुलेटिंग जीडीपी प्रोडक्ट। Net factor payments earned from abroad are included in the GDP। Purchase and sale of second-hand goods are not included in the GDP। यही तो हमने पढ़ा अभी। ये ठीक है। आपसे पूछा गया नेशनल इनकम अकाउंटिंग में नेट फैक्टर पेमेंट्स अर्न फ्रॉम अब्रॉड आर इंक्लूडेड इन द जीडीपी, गलत है ना ये? तो वो तो फिर अगर बाहर वाली इनकम वाला ले तो वो जीएनपी में होगा जी, फ्रॉम अब्रॉड। हियर इट शुड बी बी ऑप्शन, दैट इज रॉन्ग because that will be included in gross national product। New GDP series has been shifted to what? 2011-12। तो भाई ये थे क्वेश्चंस जो हमने देखे हैं। आशा है कि सभी को समझ आ गया टॉपिक। 10 से 12 क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए इकोनॉमिक्स के। अगर आप में से कोई भी सीडीएस की तैयारी करना चाहता है 2025 की, 18 फरवरी से ये बैच शुरू हो रहा है, और इस समय अनअकैडमी पर ऑफर है जी, राइट? 15 फरवरी तक का प्रतीक तक्षशिला कोड लगाएं। और दूसरी तरफ एक और खुशखबरी है आप सभी के लिए कि भाई अगर आप में से कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो तक्षशिला क्लासेस का सीडीएस 1 2025 का क्रैश कोर्स आपके एफकेट के पेपर के बाद शुरू हो रहा है। 150 दिन नहीं, 45 दिन में
आपकी सारी चीज़ें रिवाइज़ करवा दी जाएँगी थॉरली। ये मैं पक्का श्योर कर सकता हूँ। एक्सेस टू लाइब्रेरी पूरी रात तक आप बैठ सकते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, सारा कुछ होगा। You can call on these numbers and join. So that's all. Thank you. Jai Hind.